नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट, ताजमहल। आई एम श्योर आपको पता है कि ताजमहल जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ताजमहल के बारे में यूनेस्को बहुत भारी भारी और बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता है। यूनेस्को कहता है कि ताजमहल का जो पूरा कॉन्सेप्ट, इसको जिस प्रकार से बनाया गया, जो मटेरियल यूज किया गया और पूरे प्रोजेक्ट को जैसे एग्जीक्यूट किया गया, ये सारी चीजों को देखें तो ये अपने आप में आर्किटेक्चर की दुनिया का एक मास्टरपीस है। हाल ही में, यानी कि दिसंबर 2021 की बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया और इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो सैनिटेशन वर्कर हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके ऊपर फूल भी बरसाया। प्राइम मिनिस्टर साहब की एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि वो सैनिटेशन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और इसकी जरूरत तो है ही हमारे देश में। अभी तक ऐसे कोई प्राइम मिनिस्टर मैंने नहीं देखे, हमारे देश की बात कर रहा हूं, जिन्होंने झाड़ू लेकर चीजों को साफ किया हो। और सैनिटेशन वर्कर्स को जो वो रिस्पेक्ट देते हैं, वाकई ही काबिले तारीफ है। क्योंकि हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि हम जो कचरा करने वाले लोग हैं, जो यहां वहां कचरा फेंकते रहते हैं, उनको हम डिसरिस्पेक्ट की नजर से नहीं देखते। जो कचरा साफ करते हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो जेन्युइनली हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, उनको हम उतना रिस्पेक्ट नहीं देते। लेकिन अच्छी बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, एंड आई जेन्युइनली लाइक दिस जेस्चर। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को एक लाइक तो बनता है, इजंट इट। अब सोशल मीडिया के ऊपर जो इस इवेंट के बाद जो चीजें हमें देखने को मिली, दैट वाज वेरी शॉकिंग। मीन्स लोगों ने क्या कहा कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं जो इतने अच्छे हैं, नो डाउट वो अच्छे हैं, और उन्होंने लोगों के पर फूल बरसाया, खास करके सफाई कर्मचारियों पर फूल बरसाया, क्योंकि यही लोग हैं जो ये काशी विश्वनाथ धाम को नीट एंड क्लीन रखेंगे। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यह बात आने लगी कि देखिए प्रधानमंत्री कितने अच्छे हैं और शाहजहां जो है वो कितना क्रूर था कि एक बार ताजमहल बन गया, उसके बाद जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया था तो उनके हाथ जो हैं वो शाहजहां ने कटवा दिए थे। अब हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ताजमहल जो है ये एक प्यार का प्रतीक है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में बनाया था। और अगर हम ये जो बात है, ये जो एक लंबे समय से चलती आई एक कहानी है कि ताजमहल बनने के बाद हाथ कटवा दिए थे, तो आप थोड़ा लॉजिक का इस्तेमाल करें तो पता चल जाता है कि ताजमहल बनाने के लिए क्या सिर्फ हाथों की ही जरूरत है? हाथ तो हम सबके पास हैं और जो चाहे वो व्यक्ति ताजमहल बना सकता है। क्या ऐसा है? क्या ताजमहल के लिए सिर्फ आपको फिजिकल कैपेबिलिटी की जरूरत है? द आंसर इज नो। ताजमहल बनाने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, ताजमहल बनाने के लिए विजन चाहिए, ताजमहल बनाने के लिए सरकार के अंदर वो साहस चाहिए, आर्ट को परखने की क्षमता होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो ही आप ताजमहल बना सकते हैं। ताजमहल इज नॉट जस्ट ए फिजिकल मॉन्यूमेंट, उसके पीछे की जो फीलिंग है उसके बारे में कभी बात ही नहीं होती है। यूनेस्को को अगर आप देखें, यूनेस्को ताजमहल के बारे में यह कहता है कि कुछ हिस्टोरिकल चीजों को पढ़ने के बाद ताजमहल कैसे बनाया गया है उसकी समझ यूनेस्को को समझने को मिलती है। ताजमहल बनाने के लिए कितने सारे अलग अलग आर्टिस्ट, कितने सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। मेशंस, स्टोन कटिंग करने वाले स्पेशल लोग, इनलेयर्स, क्रेवर्स, पेंटर्स, कैलीग्राफर्स, डोम बिल्डर्स और दूसरे आर्टिस्ट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मुगलिया सल्तनत थी वहां से ही लोगों को चुना गया था, सेंट्रल एशिया और ईरान से भी लोगों को मुगलिया सल्तनत में बुलाया गया ताकि ताजमहल को एग्जीक्यूट किया जा सके। यूनेस्को कहता है कि अगर ताजमहल की बात करें तो पूरा जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जितना भी हमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, उन सारे मॉन्यूमेंट्स को अगर आप मिला ले तो उसमें सबसे ग्रेटेस्ट अगर कोई
आर्किटेक्चरल अचीवमेंट है तो दैट इज ताजमहल। ताजमहल बनाने वाले लोगों ने जो इनोवेशंस किए हैं उसके बारे में भर भर के यूनेस्को जो है वो तारीफ करता है। दोस्तों, मेरी एक फेवरेट बुक है द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। इस किताब में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो ताजमहल तक पहुंचते हैं और ये बात आती है कि 22 सालों तक, देखिए 22 दिनों तक नहीं, 22 महीनों तक नहीं, 22 इयर्स तक 20,000 से भी ज्यादा लोग जो हैं उन्होंने मेहनत की, तब जाकर ताजमहल जो है वो बना है। जस्ट इमेजिन 22 इयर्स तक, मीन्स जो अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स, 3-4 सालों के बाद आप थक जाते हैं, इज़न्ट इट? कोई बिजनेस करने निकला है, 2-3 फेलियर्स के बाद, 5-6 फेलियर्स के बाद वो व्यक्ति जो है वो हार मानकर कोई और चीज कर लेगा। 22 इयर्स तक अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो जस्ट इमेजिन कि आपके अंदर कितना धैर्य चाहिए, कितने सारे रोड ब्लॉक्स आपने फेस किए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हो गई, वो बीमार हो गया, वो काम नहीं कर सकता, उसको जॉब छोड़ देनी पड़ी, कहीं पर सूखा पड़ गया, एनवायरमेंटल डिजास्टर्स हो गए, तो कितने सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस किया, उसके बाद भी ये प्रोजेक्ट जो है वो फाइनली खत्म हुआ। बिल्डर्स ऑफ द ताज, एक्सपर्टीज एंड क्रिएटिव कैपेबिलिटीज ऑफ द आर्किटेक्ट्स एंड प्लानर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो आर्किटेक्ट्स और जो प्लानर हैं वो कितने रिफाइंड रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि इनके बारे में इनके नाम जो हैं वो कहीं पर रिकॉर्ड ही नहीं किए गए। अगर आप मुगल रिकॉर्ड्स को देखें, अकाउंट बुक्स को देखें, तो पता चलता है कि उस टाइम पर एक स्टोन मैसन था जिसका नाम था आता मोहम्मद। उसकी सैलरी थी 500 रुपीज पर मंथ। दिस इज अ बिग अमाउंट, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट 1630 के आसपास की बात कर रहे हैं, राइट? 1620 और उस समय की बात करें, उस टाइम पर 500 रुपीज पर मंथ, यू कैन इमेजिन कि कितनी बड़ी अमाउंट जो है वो एक व्यक्ति को दी जाती थी। शाकिर मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति था, बुखारा से था, उसको 400 रुपए हर महीने उसकी तनख्वाह थी। मोहम्मद साजद, वो भी एक मैसन था, मुल्तान से था, उसको 590 रुपीज पर मंथ दिए जाते थे। और एक चिरंजी लाल थे, उनको 800 रुपीज पर मंथ दिए जाते थे। उस टाइम पर नॉर्मल वेजेस क्या चलते थे? 15 रुपीज पर मंथ नॉर्मल जो वेज था। कोई अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अच्छा है तो 15 रुपीज़ पर मंथ कमा लेगा। तो ऐसे कुछ लोग थे जिनको इतने ज़्यादा पैसे दिए जाते थे। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो थे वो टीम लीडर्स थे और उनका काम ये था कि दूसरे ऐसे वर्कर्स जो हैं उनको अपनी सुपरविजन के तहत काम करवाना और जो एक ग्रांड प्लान था ताजमहल का उस दिशा में आगे बढ़ते रहना। फिर एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं अमानत खान। अमानत खान और उनके बड़े भैया थे अफजल खान, ये दोनों 1608 में मुगल कोर्ट में आए या फिर मुगलिया सल्तनत में आए। बेसिकली ये ईरान से हैं। और अमानत खान जो हैं वो इंपीरियल लाइब्रेरी यानी कि जो शाही लाइब्रेरी थी वहाँ पर काम करने लगे और अफजल खान जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गए मुगलिया सल्तनत के। अमानत खान ने कैलीग्राफी का काम किया है। ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, दिस इज कॉल्ड कैलीग्राफी। आई एम श्योर यू वुड बी नोइंग अबाउट इट। अमानत खान को चीफ कैलीग्राफर के तौर पर अपॉइंट किया गया ताजमहल के लिए। और शाहजहां जो हैं वो अमानत खान के काम से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उनके हाथ नहीं कटवाए, उनको एक टाइटल दिया, उनको अमानत खान का टाइटल दिया। और इसी के साथ साथ मनसब, जो मनसबदार होते हैं, जो कहते हैं ना एक प्रकार का जमींदार जो टैक्स भी कलेक्ट कर सकता है, तो इतना बड़ा होदा जो है, एक पोस्ट जो है वो शाहजहां ने अमानत खान को दी। और अमानत खान ने 6 सालों तक ताजमहल में काम किया। 1638 में कैलीग्राफी का काम जो है वो ख़त्म हो गया था। और जैसे ही काम ख़त्म हुआ, अफसोस की बात कि उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे मुगलिया सल्तनत के अफजल खान, उनकी डेथ हो जाती है। और ये अमानत खान के लिए एक बहुत बड़ी पर्सनल ट्रेजेडी थी। वो वापस चले जाना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पर जो ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट थे उनका नाम था उस्ताद अहमद। उस्ताद अहमद ने अमानत खान को इंसिस्ट किया कि आप ना जाइए, राइट, ईरान वापस ना जाइए, यहाँ पर ही रहिए। और फिर वो मुगलिया सल्तनत में ही रहते हैं। और W.E. बेगली जो हैं वो एक स्कॉलर हैं इंडियन और इस्लामिक आर्ट के। उनका कहना यह है कि अमानत खान ने जितने भी पैसे कमाए थे, ये सारे के सारे पैसे जो हैं वो अपनी
भाई की याद में एक मेमोरियल क्रिएट करने में खर्च कर दिए। उस्ताद अहमद वॉज ए रिस्पेक्टेड आर्किटेक्ट, और शाहजहां जो हैं उन्होंने पर्सनली उनको अपॉइंट भी किया था, ऐसा कहते थे। और शाहजहां जो हैं उनका भी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा रहता था। वो हर रोज़ मीटिंग्स करते थे आर्किटेक्ट्स और सुपरवाइजर्स के साथ। और इसी के साथ साथ जो एक क्रॉनिकलर हैं जो चीज़ों को लिखते हैं कि कोर्ट में क्या क्या चीज़ें हुई, तो अब्दुल हामिद लाहौरी जो क्रॉनिकलर हैं उनका कहना यह है कि शाहजहां जो हैं वो इतने इन्वॉल्व थे और उनकी भी एक बहुत ही अच्छी समझ थी कंस्ट्रक्शंस और इन सारी चीज़ों को लेकर, कि वो बहुत ही टेक्निकल और कॉम्पिटेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आर्किटेक्ट्स को पूछते थे, और जहाँ जहाँ पर उनको लगता था कि छोटे बड़े चेंजेस करने चाहिए तो वो अप्रोप्रिएट चेंजेस भी करवाते थे। फिर जो लाहौरी हैं, लाहौरी इन द सेंस अब्दुल हमीद लाहौरी, तो उनके बेटे लुत्फुल्ला मुहंदिस जो हैं वो दो नाम लिखते हैं अपनी राइटिंग में। एक है उस्ताद अहमद लाहौरी और मीर मीर अब्दुल करीम। उस्ताद अहमद लाहौरी जो हैं उन्होंने रेड फोर्ट का शिलान्यास किया, और मीर अब्दुल करीम जो हैं वो जहांगीर जो थे उनके फेवरेट आर्किटेक्ट थे। तो ऐसे कुछ 37 लोग हैं जिनका नाम मुगल हिस्ट्री में है, और अगर हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स को देखें तो पता चलता है कि इनके साथ किसी प्रकार का बुरा व्यवहार जो है वो नहीं हुआ है। इनफैक्ट इनको रिवॉर्ड किया गया है, इनको कई लोगों को तो बड़ी बड़ी पोस्ट पर पोस्ट किया गया, क्योंकि शाहजहां का जो विजन था, जो पैशन थी, इसको एग्जीक्यूट करने में इन सारे इंपॉर्टेंट लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस फैक्ट एज वेल कि अभी तक कोई ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे पास नहीं है जो ये कहें कि शाहजहां ने जिन लोगों ने ताजमहल के लिए काम किया था उनके हाथ कटवा दिया। ऐसा कोई एविडेंस है ही नहीं। ये कहते हैं कि 1960s में ये जो अफवाह है इसका जन्म हुआ कि हाथ कटवा दिए थे एक्सेट्रा। और ये ऐसी ही बात हुई कि आज दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है दैट इज बुर्ज खलीफा इन दुबई, और आज से लेट्स से 100-150 सालों के बाद अगर ये अफवाह निकल जाए कि बुर्ज खलीफा बनाने के बाद जितने लोगों ने इसमें काम किया था तो उनके हाथ कटवा दिए, तो अगर हम वापस उस समय में जाए, आज से लेट्स से 21-22 में अगर हम फिर से पैदा हो जाए और उस टाइम पर कोई हमें कहे और हमें अगर पता है, तो वी विल बी लाफिंग ऑन दोज पीपल, इजंट इट? क्या ऐसे थोड़ी होता है? हमें इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिर्फ फिजिकली एग्जीक्यूट नहीं किए जाते, उसके पीछे जो एक विजन है, शायद अफवाह क्रिएट करने वाले लोगों ने कभी भी इतनी गहराई से चीज़ों को समझा या फिर सोचा ही नहीं है कि चीज़ें जो हैं वो फिजिकली नहीं, पहले मेंटली बनती है। और मेंटल कैपेसिटी अगर आपकी है तो ही वो चीज़ आपकी फिजिकल दुनिया में देखने को मिलेगी आपको। जाते जाते एक छोटा सा प्रश्न है, हाउ टॉल इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिक? मिनारत कुतुब मीनार। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट my motivational podcast Curiously Forever. Don't forget to subscribe to my channels. लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन। अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे ज़रूर बताइए इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, स्टे क्यूरियस। जय हिंद।